जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। बीच में हमारा जो करंट अफेयर्स था वो बहुत ज़्यादा गैप हुआ था, लगभग एक हफ्ते का। तो हम लोग इस वीडियो में 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सभी को हम लोग इसमें देखने वाले हैं, सभी को कवर करेंगे। यदि आप लोगों ने पहले अगर कवर कर लिया है करंट अफेयर्स तो अच्छी बात है, अगर आपको कुछ छूटा होगा तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सभी जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं सभी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से, आप लोग को अगर लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप लोग अच्छे से अपना समझिए और नोट्स बनाइए। देखिए दांदेली वन, ये न्यूज़ में है, देखेंगे क्यों है। उसके बाद से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023, फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, फिर रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके बाद से फिर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, उसके बाद से एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, और भी है इसमें बहुत सारे कंटेंट और है। जैसे कि ये डांसिंग फ्रॉग, गोवा की काजू, इसको जीआई टैग मिला हुआ है तो हम लोग उसको देखेंगे। फिर ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल हुए हैं, खेलों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग को इसको ध्यान रखना है। उसके बाद से बैगा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, तो अभी ये न्यूज में है, देखेंगे सारी बातें। हर एक चीजों में आपको कुछ ना कुछ खास बातें, इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स जो होते हैं बीच बीच में जो हम लोग कई बार कवर नहीं कर पाते हैं, उन सभी चीजों को मैं इसमें बताऊंगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसको देखेंगे। उसके बाद से प्राचीन शैल चित्र, तो इतने सारे हम लोग चीजें देखने वाले हैं इसमें। और मैप मैप के साथ भी हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे मैप की जरूरत पड़ेगी सारी चीजें आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस अपना जो ये जो शुरुआत करते हैं कंटेंट अपना, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए आप लोग, अगर जो लोगों को भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो कमी है, चाहे मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ या फिर चाहे जो भी है, ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं सही से कंटेंट नहीं दे रहा हूँ आप लोगों के अपने अनुसार से, तो बिल्कुल आप वीडियो मत देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग गलत कमेंट मत कीजिएगा। हालांकि जल्दी से कोई इस तरीके से कमेंट नहीं करता है, फिर भी एक कमेंट आया था जो कि बहुत मतलब एक बुरा लगा, क्योंकि डीमोटिवेशन इससे फील होता है। मैं आपको मतलब अपनी अपनी स्थितियां हैं सबकी, हर एक कोई अपने लेवल पे संघर्ष कर रहा है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी को भी ऐसे मतलब आसान होता है कमेंट कर देना, कुछ भी बोल देना। तो अगर मैं सही कार्य कर रहा हूँ तो मुझे पता है, इसलिए बुरा लगता है। पता है, अब मैं मेन दिक्कत ये है, बुरा लग रहा है। मैं देखिए, मैं ये सब पर्सनल चीजें मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जब बुरा लगता है ना, मतलब कोई भी ऐसा गलत कमेंट करता है तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। आप इतना मेहनत करोगे, देखिए आप लोगों को मैं जितने भी चीजें बताता हूँ, अगर आप लोग को 1% तो कम से कम हेल्प मिलता होगा ना, मैं केवल 1% बोल रहा हूँ, आप लोग को हेल्प मिलता होगा ना। लेकिन आप लोगों से मुझे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। आप लोग अच्छा लगा तो लाइक करोगे, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जा नहीं रहा हूँ देखने के लिए। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैं आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड करूँ, आप लोगों को कम से कम 1% भी अगर हेल्प मिल रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा सोचें समझें। ठीक है, क्योंकि मैं भी अब जैसे आप लोग संघर्ष कर रहे हैं वैसे मैं भी लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। आप लोगों को नॉर्मल लगता होगा इस तरीके से वीडियो बनाना पढ़ करके, तो आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं तो आप लोग भी कीजिए, समाज में योगदान दीजिए। हिंदी मीडियम में वैसे भी बहुत कमी है ये सब चीज़ों की, तो आप लोग भी इस तरीके से अपना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे चैनल पे आकर के आप लोग गलत कमेंट ना करें। ठीक है, मेहनत करने के बाद से अगर कोई बुरा बोलता है तो तकलीफ लगता है। यदि आप लोगों को, देखिए एक होता है ना कि आप किसी चीज का सजेशन दे रहे हैं तो सजेशन दीजिए, अच्छा लगे, एक्सेप्ट करने लायक हो, वैसी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली इस तरीके से अगर बुरा जिस तरीके से कमेंट कर देते हो, आप के लिए आसान होता है कि आप लोग कर देते हो, तो वैसा ना करें। वीडियो नहीं देखना है मत देखिए। ठीक है, क्योंकि अपने लेवल पे मैं भी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा हूँ। मैं वीडियो को बहुत अच्छे से एडिटिंग करके सारी चीज़ें करके मैं बना सकता हूँ और अच्छे से कर सकता हूँ, आवाज़ भी और अच्छे से हो सकता है, लेकिन मैं ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। मैं ये सोचता हूँ कि कंटेंट में दम होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें दम होना चाहिए। वो अगर बेहतर है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, आप लोग सुन पा रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। मैं एडिटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ इसमें कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास वैसा समय नहीं है।
और मैं नहीं करना भी चाहता हूँ, क्योंकि जो सही है, जो पहचान जो सामने है वो मेरे अभी अभी ऐसा समय है, धीरे धीरे करके मैं चेंज करूंगा, लेकिन अभी जैसा समय है मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? मतलब देखिए, पर्सनल चीजें नहीं बताता हूँ मैं कभी भी अपना, क्योंकि आप लोग कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक तकलीफ लगता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी अभी ऐसी स्थितियां हैं, सबका संघर्ष है, जैसे मैं भी अपने लेवल पे संघर्ष कर रहा हूँ, मैं दिन भर में अपना काम भी कर रहा हूँ, रात को आकर के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अभी रात की बात है, मैं लगभग 5 बजे तक जग करके अपना ये सारी चीजें कंप्लीट किया। उसके बाद से फिर अचानक से एक नेगेटिव जिस तरीके से कमेंट देखा, तो थोड़ा सा बुरा लगा, बहुत ज्यादा हर्ट लगा थोड़ा। इसलिए मैं इतना चीजें बोल रहा हूँ। आप लोग देखते हो कि मैं बीच में बिल्कुल भी कोई बकवास वाली बातें नहीं करता हूँ। मैं सीधा अपना सारी चीजें पढ़ाता हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करके अपना समाप्त कर देता हूँ वीडियो। बीच में कोई भी ऐसी सी बड़ी बड़ी बातें मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करता। मैं जान रहा हूँ कि जरूरत क्या है, अभी किस चीज की ज्यादा जरूरत है। अगर जो सीरियस तैयारी कर रहा है उसको पता है कि क्या कंटेंट मैं दे रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट करंट ये जो कंटेंट है ये मैं दे रहा हूँ। जो लोग समझ नहीं आ रहा उनको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को फर्क पड़ेगा, आप लोग किस तरीके से पढ़ते हैं। आप लोग जितना सीरियस पढ़ेंगे, मजाक मस्ती बीच में वो जो सोचते हैं करते हुए कर ले, तो वो लोग वैसे ही करते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, सीरियसनेस जरूरी है लाइफ में। आप जितना ज्यादा सीरियस तरीके से, भाई आपको सामने कंटेंट इतना हर चीज को मैं करके दे रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को अगर छोटा छोटा चीजों में दिक्कत हो रहा है, ये गलत बात है ना। तो ये सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि मैं थोड़ा सा बुरा लगा इसलिए मैं इतना बोल दिया हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता हूँ। सही आदमी अगर करता है तो तकलीफ लगता है, कोई बुरा बोलता है तो। धीरे धीरे समय आने पे हर चीज और बेहतर होगा। लेकिन आप लोग अपने तरफ से थोड़ा इतना तो समझ बना करके रखें। आईएएस की तैयारी करने का आप एक सपना देख रहे हैं, और आप लोग मतलब ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर गलत है ना। समझ बेहतर होना चाहिए आप लोगों का। आप लोग भी समझिए कि कहाँ पे क्या बोलना है, नहीं बोलना है। ठीक है, थोड़ा सपोर्टिव बनिए आप लोग भी। ठीक है, अगर 1% भी आप लोगों को हेल्प मिलता है तो आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, है ना। चलिए, देखते हैं हम लोग आज का जो करंट अफेयर्स है, और अगर किसी को बुरा लगा होगा तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी बुरा लगता है, मैं भी हर चीजों से संघर्ष करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग प्रैक्टिस, जो मैप प्रैक्टिस करते हैं उसे वो करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। तो जो मैप में है अभी हम लोग देखेंगे हैती। हैती अभी जो मैप में इसलिए जो करंट अफेयर्स है, करंट में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं मैप में हैती, इस जगह पे एक तरीके से मतलब उग्रवादी हिंसा बहुत ज्यादा भड़की हुई है। ठीक है, और ये लगातार चल रहा है। लेकिन अभी ऐसी न्यूज में इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसके द्वारा हैती जो है, पहले क्या किया, अपील किया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कि हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में जो ऐसी स्थितियां हैं इसको सुधार करने का प्रयास करें। ठीक है, तब जाकर के लगभग 1 साल हो गया। 1 साल के बाद अभी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अभी जाकर के इसमें कुछ ना कुछ ऐसे नीतियां बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि यहाँ से हिंसात्मक जो घटनाएं हैं उसको रोका जा सके। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, प्रश्न किस तरीके से बन रहा है अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी जैसे आप देखेंगे कि हमास अभी लगातार आप देख रहे हैं इसराइल के क्षेत्र में जो जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है, तो कई बार ऐसे हमास दे देगा, जैसे ये हैती दे देगा, कुछ और वहां पे आप गाजा पट्टी देखेंगे वो दे देगा, ऐसे नाम 3 4 5 दे दे रहा है अभी। और पूछता है कि इसमें से सभी इक्वल कौन से हैं, कौन से एक दूसरे से सभी संबंधित है या फिर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए जैसे यहाँ पे हिंसात्मक घटनाएं, वैसे इधर भी घटनाएं हो रही हैं। आप लोग इससे पहले भूकंप के बारे में बता रहा था, तो जहां जहां भूकंप है सबको एक साथ एक जगह पे रखिए, क्योंकि अब प्रश्न जो है डिफिकल्ट बनने लगा है। नॉर्मल आप पढ़ करके अब यूपीएससी का प्रीलिम्स भी निकालना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो सीरियस रहिए और ध्यान दीजिए उस पे। देखिए, अभी ये हैती जो देख रहे थे इसको थोड़ा बड़े मैप में देखते हैं। और ये जो हैती है इसका मतलब राजधानी, ये देखिए पोर्ट
ईयू प्रिंस, ठीक है, इस तरीके से नाम है, आपने अपने हिसाब से उच्चारण कर सकते हैं आप लोग। लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिर ये न्यूज में क्यों था, बस उतना बात। और दूसरा हैती, यहाँ पे न्यूज में क्यों था और ये हैती कहाँ पे है, इतना लोकेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये किस जगह पे है। आप देखेंगे कि ये अटलांटिक ओशन के अंतर्गत कैरेबियन सी के पास में दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है ना, एक मिनट, ये यहाँ पे शायद पेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ी देर में वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा, यहाँ पे हैती दिख रहा है, ये कहाँ पे है, तो आप देखेंगे इधर ही, यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण अमेरिका के जस्ट उत्तरी क्षेत्र में, और आप अगर ये इधर कहेंगे उत्तरी अमेरिका के जस्ट दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिको के या पूर्वी क्षेत्र में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक, दांदेली वन। ठीक है, दांदेली वन जो है ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि जलवायु में किस तरीके से अभी इस साल जो है परिवर्तन देखा गया। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब पैटर्न में चेंजेस देखने को मिला। उसके कारण से क्या है, बहुत सारे ऐसे वन क्षेत्र हैं जो कि बहुत ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, लेकिन उन पे भी नेगेटिव प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो दांदेली वन जो है ये कर्नाटक के क्षेत्र में है। हम लोग मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यही पूरा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में ये जो दांदेली वन है, यानी कि पूरा वनों का एक जैसे नहीं था, पूरा जैव विविधता का पूरा क्षेत्र एक होता है, हरियाली पूरा वन, उस क्षेत्र पे बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ा। प्लस मानव लोग का भी एक तरीके से, इंसान भी लगातार जो है कुछ ना कुछ ऐसे हस्तक्षेप करते रहते हैं जिसके कारण से भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो इसलिए अभी ये न्यूज में है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, यदि ऐसे क्षेत्र हों इंडिया के, भारत के अंतर्गत, तो यूपीएससी कैसे प्रश्न बनाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये होता है कि हाल ही में दांदेली वन किस लिए न्यूज में था, ऐसा नॉर्मल प्रश्न पूछा जाए। दूसरे टाइप का जो प्रश्न होता है वो पूछता है इनकी विशेषताओं से। दांदेली वन जो है उसको छोड़ करके इसकी विशेषताएं पूछा है कि हॉट स्पॉट वाला क्षेत्र है, जैव विविधता से भरा हुआ है, इस जगह पर है, यहाँ पर है, फिर नीचे लिखेगा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। तो वहां पे ऑप्शन रहेगा दांदेली वन, अगर आप जानते होंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तीसरे टाइप से जो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे कि आपको ऑप्शन दे देगा और लोकेशन जैसा दे देगा। ठीक है, कि किस क्षेत्र में है, इस तरीके से कई बार ऐसे प्रश्न दे देता है। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से कौन सा कहाँ पे है, या फिर मैचिंग के लिए दे देगा राज्य और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर ये संरक्षित वन क्षेत्र। तो उस तरीके से आप लोग हर एक डायरेक्शन में अपने आप को तैयार रखने का प्रयास करें, क्योंकि अभी जो है बहुत ज़्यादा पैटर्न में चेंजेस आया है। आप लोग समझ तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब बहुत अच्छे से फैक्ट भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, नॉर्मली आप अब स्टडी करके आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। आप लोग को अगर सच में आपको अगर यूपीएससी का अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो एक बात समझ लो, मजाक में नहीं चलेगा। या तो आप आज से छोड़ दो, आज से छोड़ करके आपको जो सही काम लग रहा है वो कर लो, लेकिन यूपीएससी में आप लोग अगर ऐसे ही लगे रहोगे ना, मजाक मस्ती में चलते रहेगा, तो जिंदगी पार हो जाएगा और लास्ट में आप लोग परेशान हो जाओगे। ठीक है, फिर कहीं कुछ लगने वाला नहीं है, फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को सही बता रहा हूँ, मतलब जो आप जो यूपीएससी का जो एक फीलिंग, जो इसका प्यार होता है ना, फिर आप लोगों को हर जगह पे इस चीज का कमी फील होगा। तो अभी समय रहते आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, तैयारी कर लो, कम से कम इतना अच्छे से कोशिश करो कि आप लोगों को गिल्ट फील ना हो कि समय रहते नहीं कर पाया, ऐसे गिल्ट फील ना हो। कम से कम आप लोग ऐसे कुछ कर लो। ठीक है, देखिए दांदेली वन के बारे में कुछ इसकी विशेषताएं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें क्या होगा कि ये कर्नाटक क्षेत्र में, कर्नाटक के अंतर्गत कहाँ पे है, तो याद रखेंगे कि उत्तर कन्नड़ जिले में अवस्थित है ये। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। देखिए ऑप्शन में ऐसे दे देता है, हाल ही में चर्चित दांदेली वन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तमिलनाडु क्षेत्र में है, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये उत्तरी घाट का हिस्सा, ऐसे करके दे देगा, आपको सही गलत समझना है। तो इसलिए थोड़ा सा फोकस के साथ ध्यान रखें। ठीक है,
बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ें, हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हर एक जितने भी संरक्षित क्षेत्र सबको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप देखेंगे यूपीएससी में इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं सभी का अपना अपना। देखिए एक बात ना, मतलब मैं इससे पहले भी एक चीज समझाया था कि आप लोग कैसे समझ पाएंगे कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक के हिसाब से अगर आप लोग समझ बना करके रखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दांदेली वन है ये किस प्रकार का टॉपिक है और यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बन सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि मेंस के लिए। सारी चीजें समझ में आएंगी जब आप फोकस तरीके से अपना स्टडी करेंगे, अच्छे से बेहतर तरीके से समझ बनाएंगे, तब आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो कम से कम आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, काफी सुधार होगा फिर उसमें, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है, आज नहीं तो कल आप लोगों को भी भरोसा होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सही चीजें पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो रेयर कंडीशन में आपको यूट्यूब में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, मैं मानता हूँ सब लोग का अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, लेकिन मैं जिस तरीके से जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ मैं अपने आप में विश्वास करता हूँ कि बहुत बेहतर कंटेंट होता है। आप लोग कितना अच्छे से इसको समझते हैं वो आप लोग के ऊपर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे, इसका लोकेशन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। दूसरा पॉइंट, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, तीसरा, ये जैव विविधता मान्यता प्राप्त यहाँ पे हॉट स्पॉट क्षेत्र है। ये हॉट स्पॉट क्षेत्र का क्या मतलब होता है, देखिए ये क्षेत्र है, ये इस प्रकार के क्षेत्र हॉट स्पॉट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो जितना जिस जगह पे जो उस जगह के पूरा पेड़ पौधे वृक्ष जो क्षेत्र है वहाँ का पर्यावरण स्थिति है, पारिस्थितिक स्थितियां हैं, उसमें हर एक प्रकार के अलग अलग प्रकार के वहाँ पे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा सघन तरीके से एक अलग तरीके की वहाँ पे मतलब दृश्य देखने को मिल रहा है। अगर प्राकृतिक स्थिति से देखें तो मतलब प्राकृतिक स्थिति से हम लोग कहें तो बहुत ही उच्च क्वालिटी वहाँ पे देखने को मिलता है पर्यावरण। ठीक है, और प्लस लेकिन एक चीज और होता है कि वहाँ पे खतरा भी होता है उनको, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा वहाँ पे विविधताएं देखने को मिलेगी, सघनताएं देखने को मिलेगी, उस जगह को हम लोग हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होता है उस जगह पे, उस जगह के पूरे इन्वायरमेंट में। एक महत्वपूर्ण वन्य जीव निवास स्थान भी है ये। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथे पॉइंट में आप लोग यही बात याद रखेंगे कि खाली टाइगर रिजर्व जो है ना वो भी दांदेली वन्य जीव क्षेत्र जो है या फिर वन क्षेत्र जो है उससे सटा हुआ संरक्षित क्षेत्र है वो। ठीक है, और उसके अलावा दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत, ठीक है, टाइगर रिजर्व में क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं इसी में। एक दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद से अंशी राष्ट्रीय उद्यान। इसको समझिएगा, यहाँ पे आपको ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि जो संरक्षित क्षेत्र है यहाँ पे दांदेली दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान दोनों एक ही साथ है। ठीक है, एक ही संरक्षित क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो बिल्कुल ये भी सही बातें हैं, सही चीजें हैं, तो इस तरीके से भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये दांदेली वन के बारे में सबसे पहले न्यूज में क्यों था इसको ध्यान में रखेंगे, उसके बाद से जो इसके बारे में अभी जो मैं जो इतना खास बातें जो बताया हूँ इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए आप लोगों को मैं बहुत सारे अभी जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ना उन टॉपिक्स में कितने सारे जो प्रश्न पूछे गए हैं ना प्रीवियस ईयर में उसको भी मैं बताऊंगा, तब तो आप लोग को भरोसा होगा ना। सारी चीजें मैं आप लोग को जितना ज्यादा हो सके बेहतर करने लाने का मैं प्रयास करता हूँ। आप लोग जितना अच्छे से समझेंगे आप लोग उतना अच्छे से आप लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं अभी टॉपिक, इसी टॉपिक से संबंधित देखिए कैसे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे प्रश्न का मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं बताता था लेकिन अब नहीं बताऊंगा। अब आप लोग जो बंदे सीरियस पढ़ाई करते होंगे वो लोग करेंगे। मुझे अब मतलब ऐसा लग रहा है ना, फील हो रहा है कि यहाँ पे मतलब नॉर्मल जो मस्ती मजाक करने के लिए आते हैं या थोड़ा सा भावुक होकर के थोड़ा परेशान होकर के सोचते हैं कि मैं करंट अफेयर्स देख लूं,
तो ऐसे लोगों के लिए मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूँ। जो लोग सीरियस हैं वो लोग खुद समझ जाएंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, है ना। वो लोग खुद समझ जाएंगे कि मैं क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ उन्हीं के लिए है, उन्हीं लोग कमेंट करेंगे, ताकि अब उनको बेहतर करना है अपना तैयारी, तो वो लोग हर चीज़ें करेंगे। नहीं करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ और मैं करते भी रहूँगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है। 2017 में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है, इसमें से क्या आंसर हो सकता है। मैं यहाँ पे पैटर्न बता रहा हूँ, आप लोग आंसर कमेंट करके, ताकि आप लोगों को भी खुद फोकस बढ़े, मैं भी देख पाऊँ कि आप लोग कितना अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न बन गया, यहाँ पे एक विशेषताएं पूछ ली गई और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्यमंगलम बाग आरक्षित क्षेत्र, नल्लमल्ला वन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी और बहुत सारे प्रश्न मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से दिखाने वाला हूँ। देखिए एक और प्रश्न है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। 2015 में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, 2 मिनट वीडियो देखते हैं फिर जज कर लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। देखिए ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं उसी बेस पे उसी तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ। आप लोग इसका भी आंसर देना कमेंट करके, ठीक है। देखिए कैसे और प्रश्न, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, 2020 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, कावेरी बेसिन के अंतर्गत अब इसमें से कौन से कितने राष्ट्रीय उद्यान जो है शामिल है। देख लो, आप फोकस करके नहीं पढ़ोगे तो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए, नहीं कर पाओगे इसको। तो 2020 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था और अभी भी लगातार अब ऐसे ही प्रश्न ऐसे ही पैटर्न में बन रहे हैं। बल्कि अब तो ऑप्शन भी डिफिकल्ट कर दिया गया। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आए कि हाँ ये चीज़ तो नहीं है, ये चीज़ तो नहीं है, चाहे ये चीज़ तो एकदम कंफर्म है, तो आप सही गलत करके आंसर निकाल लेते थे। अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक सही है कि दो सही है कि तीन सही है, ऐसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तुक्का मार दोगे, आप सोचते हैं कि हाँ चलो, कई बार लगता है कि अच्छा ये और ये गलती से ये दोनों सही हो गया, है ना, लेकिन सही ये था, लेकिन इसमें केवल दो ही सही था। तो आप चाहे इसको मारो चाहे इसमें मारो, हाँ बिल्कुल सही है, कोई ना कोई सही हो ही जाएगा उसमें से। फिर एक ऑप्शन आपके पास ये होता है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, आप तो कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको डाउट लग रहा है कि पता नहीं वो सही होगा भी कि नहीं होगा, दो ही होगा कि तीन होगा, है ना। मतलब एक तरीके से तुक्का जैसा स्थिति हो जा रहा है। इसमें हम लोग जो ऑप्शन रहता था, इसमें हम लोग कंफर्म हो जाते थे कि हाँ अगर अपने को एक गलत पता है और एक सही पता है तो उतने में हम लोग आंसर निकाल लेते थे, एकदम 100% श्योर निकाल लेते थे। लेकिन ऐसी जो कंडीशंस, एक सही है कि दो सही है, तीन सही है, चार सही है, में कहीं ना कहीं हम लोग को लास्ट में एक डरते हुए उस चीज को, ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अभी प्रॉब्लम है और ये तभी सॉल्व होगा जब आप लोगों को जितना अच्छे से आप लोगों को फैक्ट, जो चीजें वहां पूछा गया उसको पता, वो चीज पता रहेगा, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका भी आप लोग आंसर देंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को पैटर्न बता रहा हूँ, प्रश्न दिखा रहा हूँ किस तरीके से अपने को पढ़ना है। जो पढ़ रहे हैं हम लोग सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मैं वही चीजों को दिखाना चाह रहा हूँ। आप लोगों को अगर ज्यादा सीरियस है तो आप लोग बिल्कुल ये सभी का आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023, ठीक है। आप लोग इससे संबंधित भी प्रश्न, मैं आप लोगों को बहुत सारे अभी प्रश्न दिखाऊंगा टॉपिक से संबंधित, तब आप लोगों को समझ में आएगा। बाकी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बुरा लगा इसलिए मैं बार बार बीच में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करें, आप लोगों को मैं सोचता था कि मैं समय खराब होगा तो मतलब आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का समय बचे और अच्छी चीजें, अच्छी क्वालिटी की चीजें मिले आपको,
आपको बेस्ट कंटेंट मिले, सही तरीके से आपका नोट्स बन जाए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, टाइम भी बच जाए। इसलिए मैं बीच में कुछ नहीं बोलता था। लेकिन आप लोग भाई, मैं कई बार ऐसा होता है ना कि लोग हल्के में लेने लग जाते हैं कमेंट। मैं ये सब चीज़ों को जनरली नहीं वो करता हूँ, लेकिन लोग हल्के में लेते हैं। फिर ऐसे लगता है कि बस नॉर्मली कुछ भी ऐसे कर दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेहनत करने के बाद ही आप यहाँ तक कर पाते हैं, नहीं तो हर कोई ऐसे ही करता फिर। हालांकि बहुत लोग कर रहे हैं, सबका अपना अपना यूनिकनेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिला होगा, कई बार आप इसमें देखे होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023, या फिर ऐसे प्रश्न आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है सबसे पहला। तो आप याद रखेंगे, इसमें आईएमएफ के द्वारा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकाला जाता है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अभी जो 2023 का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक था, इसका शीर्षक है नेविगेटिंग ग्लोबल डिवाइसेस। कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अगर इसको ध्यान में नहीं रखें तो भी चल जाएगा, लगभग लगभग नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यूपीएससी में आपको देखेंगे, उसका भी अपना स्टैंडर्ड है। आपको पूछेगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसके द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह चलाए गए आईएमएफ के द्वारा, कुछ ऐसी खास बातें जो इकोनॉमी में इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उससे प्रश्न पूछ लेता है, या फिर पूछेगा तो इसके बेसिक चीज़ों से प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग उसी तरीके से पढ़ें। बर्डन मैं जानबूझ करके नहीं बढ़ाता हूँ, जहाँ तक जितना कम चांसेस अगर होता है मैं बिल्कुल उसको छोड़ता हूँ। हाँ, ये रहे कि भाई यहाँ पे मैं रखा क्यों, तो यहाँ पे मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि बस नॉर्मल कभी हो सकता है भाई, 1% चांसेस है कि क्या पता ऑप्शन में दे ही दे। तो अगर थोड़ा बहुत सुने रहेंगे तो हो सकता है याद आ जाए, लेकिन चांसेस तो बहुत कम है, इसलिए हम लोग इसको अभी इग्नोर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले के अनुमान से अधिक तीव्रता वृद्धि होगी, इस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इनका इस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ अच्छा तरीके से थोड़ा तीव्रता होगा हमारे भारतीय क्षेत्र में, भारत में। ठीक है, इकोनॉमिक के क्षेत्र में, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। देखिए वैश्विक लेवल पे क्या अनुमान लगा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इसके अंतर्गत वर्ष 2023 में लगभग 3% का जीडीपी में वृद्धि होगा, इस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, उस चीज को ध्यान रखें। बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना पढ़े उतना अच्छे से पढ़े बस। ठीक है, इस जगह पे इसको क्या कर सकते हैं आप, ये सब चीजें ऐसी होती हैं जब आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिखते हैं ना, तो अगर आपके पास एक दो पॉइंट ऐसे फैक्ट याद आ जाते हैं ना, तो उस फैक्ट के माध्यम से बहुत सारी चीजें उसको एलिब्रेट करके थोड़ा सा लंबा लंबा लिख पाते हैं आप लोग। प्लस आप लोगों को ये जो है हाईलाइट करता है कि हाँ, आप लोग की एक डाटा के साथ किसी भी चीज को बेहतर तरीके से बताना एक अलग लेवल का आपको अनुभव कराता है आंसर में। ठीक है, देखिए इससे संबंधित अब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसी से संबंधित हम लोग का भारत के संदर्भ में क्या निष्कर्ष निकाला गया। ठीक है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक हमारे भारत के बारे में क्या क्या ऐसी रिपोर्ट्स दे रहा है, उसको हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2023-24 के लिए बताया जा रहा है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो लगभग 6.3% होगा। ठीक है, आप एक चीज और याद रखेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, ये भी सेम अनुमान लगाया था। ठीक है, 2023-24 के लिए कि लगभग भारत की स्थिति ऐसी रहने वाली है जीडीपी में। लेकिन हमारा जो आरबीआई है, आरबीआई के अंतर्गत मौद्रिक नीति में आप देखते हैं तो उसमें 6.5 का जो है यहाँ पे परसेंट वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो अगर वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को देखें तो ये कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे कम ही बता रहे हैं, है ना। हालांकि ये डाटा है केवल, लेकिन मैं इसलिए आपको थोड़ा कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये बातें, है ना। तो उसी हिसाब से आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। और आरबीआई क्या कहता है,
हमारे भारत के अंतर्गत जो मौद्रिक नीति जो समिति है, उसके अनुमान के अनुसार जो है हम लोग को ये पता चलता है कि हमारा जो 2023-24 का जो एक तरीके से जीडीपी का अनुमान है लगभग 6.5 के आसपास रहने वाला है। जबकि आप देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में तो जीडीपी का 6.3% के आसपास का ग्रोथ देखने को मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी कि आईएमएफ है या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये है क्या। ठीक है, सारी चीजें मैं आप लोग को एकदम जितना जो इम्पोर्टेंट है मैं उतनी चीजें कवर कर रहा हूँ। प्रीलिम्स में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है कि जो करंट में चीजें हैं, करंट में जो है करंट से संबंधित प्रश्न, और उसके बाद से जो टॉपिक है उस टॉपिक का बेसिक चीजें। ठीक है, तो बेसिक चीजों से संबंधित या फिर करंट में जो कुछ ऐसा न्यूज में चीजें हैं उससे संबंधित। अभी हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं तो हो सकता है कि तीसरे चौथे ऑप्शन में एक रिपोर्ट भी पूछ दे कि इसके अनुमान के अनुसार जो है भारत की जीडीपी 6.3% या 8 पॉइंट कुछ भी ऐसे, मतलब जो भी है, अगर सही करना चाहे तो सही बना देगा, गलत करना चाहे तो गलत उसमें लिख सकता है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न बना सकता है। तो लगभग मैं हर एक डायरेक्शन में आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आपको कोई कमी लग रही होगी तो आप लोग अपने हिसाब से कुछ और भी खोज करके पढ़ लेना। मेरे हिसाब से बहुत सफिशियंट है, बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। अच्छे से पढ़ो, जितना भी पढ़ रहे हो मैं बार बार यही बातें आप लोग को याद दिलाता हूँ, क्योंकि वही काम आने वाला है। जितना आप कम पढ़ो अच्छे से पढ़ो, लेकिन सबसे मुख्य बात यही है। अभी मैं सबका प्रश्न भी बताऊंगा, सबसे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये सबसे पहले तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, किस पे बेस है, तो ये वैश्विक आर्थिक विकास से संबंधित जितने भी मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट में ये बढ़ावा देने का मुख्य रूप से कार्य करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये मुख्य रूप से दो रिपोर्ट्स निकालता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहला है इसमें वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, सालाना ये लोग निकालते हैं, इसमें से कई बार साल में 2 बार निकालते हैं। इसको थोड़ा सा देखेंगे, अगर आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो। जनरली मैं देखा हूँ कि इस तरीके से सिंपल सिंपल से अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आईएमएफ की रिपोर्ट जारी करता है, जो आईएमएफ। तो नॉर्मल इस तरीके से प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादातर फोकस इसी पे करने के लिए बोल रहा हूँ। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा निकाला जाता है, तो आईएमएफ के द्वारा निकाला जाता है, बस। ठीक है, तो इसकी सारी बेसिक चीजें हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग को ये देखना है कि इससे संबंधित आखिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा। देखिए अभी हाल ही में 2022 का ये है, तो 2022 में कैसे प्रश्न पूछा गया था, इसके रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट सुविधा। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से आईएमएफ का इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसके माध्यम से अलग अलग देशों को हेल्प करता है। तो मैं आपको बताया था कि या तो उसके बेसिक चीजें या तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव चाहे कुछ भी ऐसे जो कुछ आईएमएफ के द्वारा चाहे किसी भी संगठन के द्वारा कुछ अलग तरीके से इकोनॉमी में वर्ल्ड लेवल पे प्रभावित चीजें अगर की जाती हैं तो वहां से भी प्रश्न बन जाता है। तो ये 2022 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। देखिए हालांकि फिर भी एकदम नॉर्मल ही प्रश्न पूछा गया है, बस आप इतना अगर जानते कि रैपिड क्रेडिट सुविधा और ये रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ये आखिर किससे संबंधित है, बस अगर आपको पता होता है कि आईएमएफ से संबंधित है तो आप यहाँ पे प्रश्न बना लेते हैं, इसका सही उत्तर बना लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जितना भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, मेरा अब यहाँ पे एक ही उद्देश्य है, आप लोग को कंफर्म होना चाहिए कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग उस तरीके से ध्यान से पढ़ें। अगर आप लोगों को शौक लग रहा है कि आप और अच्छे से तैयारी करें तो आप कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा सही आंसर, और आंसर सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए
हो सकता है कि अगर यहाँ से फिर भी अभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक चीजें ध्यान में रहना चाहिए कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट आखिर क्या है। RFI इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो IMF है, ठीक है। और ये जो भुगतान संतुलन आवश्यकताओं का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए ये उपलब्ध होता है। तो बस एक बेसिक चीजें ध्यान में रखें, किससे संबंधित है, तो ये IMF से संबंधित है। और इसके बारे में बेसिक चीजें कि एक तरीके से भुगतान संतुलन को एक तरीके से उसको मेंटेन करने के लिए जो है ये IMF का एक अलग से इनिशिएटिव है, जो कि इस तरीके से पूरे जितने भी सदस्य देश हैं IMF के उस सभी को ये हेल्प कर सके। दूसरा है रैपिड क्रेडिट सुविधा, RCF। ये क्या है, तो ये कम आय वाले जो देश हैं उनको जो है ये हेल्प करने के माध्यम से बिना किसी शर्त के तत्काल उनको जो है हेल्प करने की कोशिश करता है IMF, ठीक है। उनको जो भी आवश्यकता हो उसको वो पूरा करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और ये जो रैपिड क्रेडिट सुविधा है इसकी स्थापना एक व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में की गई थी ताकि वित्तीय सहायता को अधिक लचीला और संकट के समय में LIC की विविध जरूरतों के अनुरूप बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। LIC का क्या मतलब है, तो ये कम आय देशों के लिए है, ठीक है। चलिए ये हो गया हम लोग को, इसके बारे में हम लोग देख लिए। देखिए एक और प्रश्न है यहाँ पे, स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। तो ये भी यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न था कि आखिर ये भी किससे संबंधित है, तो ये भी IMF का इनिशिएटिव है। देखिए IMF से पूरा एकदम टू द पॉइंट, IMF से ही कितने प्रश्न आपको देख लिए, लगभग 3 प्रश्न हम लोग देख लिया। तो ये इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजें इतना अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग कितना अच्छे से समझेंगे, जो जितने अच्छे समझेगा उतना अच्छे से लाभ उठा पाएगा, नहीं तो फिर घूमते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आपको केवल इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ा रहे हैं। तो अगर उसी में आप लोग फंसे हैं तो वहां से बाहर निकलिए, ठीक है। और अपने लाइफ को बचाइए, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाद में जब आपको होश आएगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे उस समय। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोग देख लेंगे इसको भी और ध्यान देंगे, है ना, फोकस रखेंगे कि ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब आप उस तरीके से टॉपिक तैयार करें। इसका भी आपको आंसर कमेंट करके देना है। देखिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2016 में पूछा गया था कि किसके द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए कितने 4 प्रश्न हो गए लगभग, वर्ल्ड इकोनॉमिक सॉरी IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। अभी आपको 4 प्रश्न दिखा दिया मैं, सबका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप लोगों को सारी चीजें सामने दिखा रहा हूँ, फिर भी आप लोग एक तो वीडियो सही से देखते नहीं है। आप लोगों को क्या वॉच टाइम बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरा। आप लोगों के एक जिस तरीके से योगदान, उस कुछ मत सोचिए, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग को कितना बेनिफिट मिल रहा है उसको देखिए, आप अपने आप को देखिए, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, सबसे ज्यादा खुशी तब मिलता है जब आप लोग, जितना मैं मेहनत किया उतना आप लोग को लाभ पहुंचे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, REVM, ठीक है। आप अगर ध्यान देंगे दिए होंगे तो EVM से एक बार प्रश्न पूछा गया था। तो अभी REVM जो है इसका प्रस्ताव रखा गया है चुनाव आयोग के द्वारा। तो आखिर ये है क्या, एकदम बेसिक चीजें प्रश्न पूछी जाती हैं, ज्यादातर इसमें इधर उधर की कोई बातें नहीं होती, ठीक है। ये देखिए एक प्रकार का रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसमें ये है, ठीक है। और ये जो है ये मतलब जो REVM जो है, आखिर इसको हम लोगों को अभी ये चुनाव आयोग जो है क्यों प्रस्ताव कर रहा है न्यूज में, इसीलिए है। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं ये सब स्टिकर लगा के रखा हूँ द हिंदू, ठीक है। तो ये द हिंदू से संबंधित है, मेरा ज्यादातर टॉपिक पे ही पूरा फोकस रहता है, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीजें मैं नहीं बता पाता हूँ। क्योंकि ये द हिंदू से संबंधित है कि नहीं है कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, आप लोगों को टॉपिक ही देख करके, अब हो सकता है आप लोग उतना समझ नहीं पा रहे होंगे, हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ समझाने के लिए कि भाई आप लोग सिलेबस लगातार देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, हर एक चीज को समझने का कोशिश करो। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई आप लोग कर रहे होंगे, आप लोग अगर ये सब किए होते तो मेरे को ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो द हिंदू से है कि इंडियन एक्सप्रेस से है कि PIB से, कहीं से क्या से है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
लेकिन कई लोगों को भरोसा दिलाने के नाम से मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां जहां से अगर है न्यूज़पेपर से तो आपको सामने सिंबल दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ये मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत ही जो जो घरेलू प्रवासी मतदान जो करने वाले जो लोग हैं, ये आखिर घरेलू प्रवासी मतदान आखिर ये क्या होता है। ठीक है, इन्हीं लोगों के लिए मुख्य रूप से, ठीक है, इन्हीं इन्हीं लोगों के लिए आरवीएम जो है, ईवीएम जो है, इसको लेकर के आया जा रहा है। तो आखिर हम लोग को इसको समझना पड़ेगा कि ये लोग कौन है। तो देखिए, आप जैसे हमारे भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, कोई लोग जो है, आप देखेंगे जो बिहार क्षेत्र से ये लोग चले जाते हैं कहाँ, ये लोग चले जाते हैं दिल्ली में, वहां पे जाकर के काम करते हैं। लेकिन ये लोग का क्षेत्र कहाँ है, बिहार, तो ये लोग फिर बिहार से जाएंगे वोट देने के लिए, नहीं जाएंगे। जो लोग जाना चाहते हैं वो लोग चले जाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे में नहीं जा पाते हैं। तो इनका घर जो था वो बिहार था, लेकिन ये लोग काम करने के लिए चले गए दिल्ली। ठीक है, तो इन्हीं लोगों के लिए जो है मुख्य रूप से ये घरेलू प्रवासी मतदान जो है, ये वर्ड इन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, और जो आर ईवीएम है, ये आर ईवीएम जो है इन्हीं की हेल्प करने के लिए, इनको जो है मतदान करने में सुविधा हो, इसीलिए ये इस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है। ठीक है, तो न्यूज में भी इसीलिए ये चर्चे में है कि जो इस तरह का, इस प्रकार से हर एक राज्य में अलग अलग राज्य के लोग जो जा करके वहां पे अपना काम कर रहे हैं जीवन यापन के लिए, उनको भी जो है वोटिंग के लिए परेशान ना होना पड़े, और वो जो वोटिंग से है वंचित भी ना हो। ठीक है, तो इसके कारण से ये जो है व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी द हिंदू से संबंधित है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। ठीक है, ये सब जो है ना यूपीएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके बारे में समझना जरूरी है अभी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका इतिहास देख लेते हैं। मैं अच्छा लग रहा है कि मैं इसको यहाँ पे कुछ ना कुछ छूटा होगा। ठीक है, ध्यान नहीं है, क्योंकि माइंड अभी आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, लगभग मैं रात भर से इस पे काम किया। ठीक है, और सुबह अचानक से जो मैं कमेंट वगैरह इस तरीके से जो देखा ना, तो थोड़ा सा बुरा लगा, तो उसके कारण से फिर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं उसी समय वीडियो बनाता, फिर ज़्यादा दिमाग खराब हुआ तो लगा कि अभी मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। मैं सो गया, थोड़ा सा रिलैक्स किया, अपने आप को शांत किया। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि नेगेटिव चीज़ों से बच के रहूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, अगर आप सीरियस रहेंगे किसी भी चीज़ों में, आप फोकस है ना, तो बहुत जल्दी आपको वो एक तरीके से मतलब डिस्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, इसको अभी न्यूज में है, हम लोग इसके बारे में कुछ खास बातें देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके बेसिक चीजों से संबंधित अगर प्रश्न भी अगर होगा, मैं यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप लोग को प्रश्न भी दिखाऊंगा। अगर यहाँ से प्रश्न शायद मैं नहीं रखा हूँ जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जो ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, ये क्या है, एक बात तो आप लोग समझ में आ गया कि हिंद महासागर यानी कि हिंद महासागर से संबंधित एक संगठन अलग से। ठीक है, तो ये जो दृष्टिकोण है इसका 1995 में ये सामने आया, दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा जो है भारत की यात्रा के दौरान ये एक तरीके से सामने आया ये बात। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इतिहास और भूगोल के तथ्यों की प्राकृतिक प्रेरणा की अवधारणा के आलोक आलोक में सामाजिक आर्थिक सहयोग हेतु हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को खुद को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बोल रहे थे कि जितने भी हिंद महासागर का पूरा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जितने भी किनारे किनारे जो देश है, उन सभी को कहीं ना कहीं जो है इस क्षेत्र में मजबूती हासिल करना चाहिए। ठीक है, ताकि इसका बेहतर उपयोग कर सकें। और उसके बाद से 1995 में हिंद महासागर इनिशिएटिव बना, सबसे पहले हिंद महासागर रिम इनिशिएटिव, उसके बाद से मार्च 1997 में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का गठन हो गया।
ठीक है। तो आखिर इसको समझेंगे तो इसका मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। तो इसका उद्देश्य आप लोगों को एकदम क्लियर कट सामने दिख रहा होगा कि इसका मुख्य रूप से उद्देश्य हो सकता है यही है कि हिंद महासागर के क्षेत्रों में इकोनॉमी से संबंधित सामाजिक चीजें शांतिपूर्वक व्यापार करना और एक सुरक्षात्मक दृष्टि से भी उसको देखना, इस तरीके से चीजें होंगी, है ना। देखिए इसमें आखिर सदस्य कौन कौन से हैं, तो सदस्य इसमें बहुत सारे देश हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इसमें भारत है, ये बस याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सभी चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए वर्तमान में इसमें IORA 2023 मतलब इसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के 23 सदस्य देश हैं, ठीक है। और इसमें 11 संवाद भागीदार हैं। सदस्य देशों में कौन कौन से हैं, देखिए आखिर में एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी, लॉजिक तरीका इसमें भी। आप मैप देखिए, मैप में हम लोग मानते हैं कि पूरा हिंद महासागर का पूरा ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा, है ना। अब हम लोग को एक चीज पता है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में हम लोग भारत जो है ये सदस्य है। उसके अलावा और कौन कौन से सदस्य होंगे, एकदम सामने आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि हिंद महासागर का बॉर्डर जहां जहां तक टच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हर एक देश को मत याद रखो, लेकिन 100% कंफर्म तो रहेगा ना आपको कि इससे जितना जो थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आपको, ओमान, सोमालिया, ये सब दिख रहा है आपको, है ना। देख लेंगे अगर कुछ मिस्टेक होगा तो। इधर देखिए ये मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, मोजाम्बिक, कुछ तो आपको याद रहेगा ना, 5-6 तो याद रहेगा, ऑप्शन में आएगा तो आप लगभग लगभग आप सही बना सकते हैं। तो इसलिए इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें भारत है इसमें, और भारत है, इसको भी लॉजिक तरीके से याद रख सकते हैं, है ना। और इसका जो सचिवालय है ये मॉरिशस में, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ खास बातें हैं ये सब चीजें। अब जो है एशिया प्रशांत प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, ठीक है, ये न्यूज में है। द हिंदू से संबंधित ये भी टॉपिक है। आखिर ये न्यूज में क्यों है, तो इसमें देखेंगे कि हम लोग जो है भारत को ना, इस जो ये संस्थान है इसमें भारत को तीसरी बार लगातार जो है यहाँ पे इसके जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया गया है, अध्यक्ष चुना गया है तीसरी बार लगातार, इसलिए ये न्यूज में। आखिर ये है क्या, अब न्यूज में तो हम लोग समझ गया कि आखिर ये चर्चे में क्यों। अब ये है क्या, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, आखिर ये है क्या, तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ चीजें देखते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 1977 में हुई, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में की गई थी, ठीक है, यूनेस्को के अंतर्गत ये की गई थी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के देशों की सेवा करने वाला एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। और इसका सचिवालय जो है कुआलालंपुर में है, और इसकी जो मेजबानी है वो मलेशिया सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें हैं, मुख्य रूप से क्या समझ में आया, तो देखिए फिर से यहाँ पे हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो एरिया है उससे संबंधित जितने भी देश हैं और उन सभी जो सामाजिक स्थितियां हैं उनकी, उन सभी चीजों के प्रसारण में ये मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का प्रसारण विकास संस्थान है, ठीक है। मतलब एक तरीके से न्यूज एजेंसी जिस टाइप से होता है ना, उसी टाइप से ये भी। अब इनका जो सचिवालय है वो कुआलालंपुर में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार तीसरी बार जो है यहाँ पे इसमें भारत को अध्यक्ष बनाया गया इसका, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो है इस संस्थान को बनाने का उद्देश्य क्या था, तो इसको बनाने का उद्देश्य जो था कि नीति और संसाधन विकास के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और सामंजस्यपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण प्राप्त करने का दायित्व सौंपा गया है। संस्थापक सदस्य इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनेस्को और
एशिया प्रशांत प्रसारण संघ संस्थान के ये पूरा संस्थापक संगठन है ये लोग। ठीक है, जितना हो सके ध्यान में रखें, जो चीज ध्यान में नहीं रख सकते कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दें आप, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 से 5 पॉइंट उसके लिए ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है डांसिंग फ्रॉग। डांसिंग फ्रॉग जो है ये न्यूज में क्यों है, तो ये न्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं आप देखेंगे यूपीएससी में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये न्यूज में अभी क्यों है, क्योंकि जो आयुसीएन है, आयुसीएन के एक प्रजाति उत्तरजीविता आयोग है। ठीक है, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, तो ये लोग जो है उभयचर विशेषज्ञ समूह के साथ में मिल करके ये लोग जो है इनका मूल्यांकन करने के लिए लगातार इनका मूल्यांकन आकलन कर रहे थे, और उसके बाद से एक इन लोगों ने एक संस्करण निकाला। ठीक है, उसमें ये पता चला कि जो भारत की उभयचर प्रजाति में जितने भी उभयचर प्रजाति हैं उसमें सबसे मुख्य रूप से जो डांसिंग फ्रॉग जो है ये लोग सर्वाधिक खतरे में। ठीक है, ये सबसे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने जो क्रिटिकल स्पीसीज हैं ना इनको बहुत ज़्यादा मतलब फोकस आप देखे होंगे यूपीएससी की दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ, बाकी इन्वायरमेंट में तो है ही है, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन यूपीएससी भी इससे संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। तो जो डांसिंग फ्रॉग है इससे संबंधित क्या क्या पूछी जा सकती है प्रश्न, तो पहला यही होगा कि आखिर ये न्यूज में क्यों है, दूसरा आखिर इसके साथ क्या घटना हुआ है, तो ये सर्वाधिक खतरे में पूरे उभयचर, जो उभयचर का क्या मतलब होता है, उभयचर का मतलब आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। उभयचर का मतलब होता है ये लोग जल में भी रह लेते हैं, थल में भी रह लेते हैं। ठीक है, ऐसी स्थितियां इनकी रहती हैं। तो इन ये जो है उभयचर प्रजातियों में डांसिंग फ्रॉग जो है सबसे ज्यादा, ये जो इस प्रकार के जो जातियां हैं सबसे ज्यादा खतरे में, स्पीसीज जो हैं मतलब प्रजातियां जो हैं इसकी ये सभी खतरे में, सर्वाधिक खतरे में इसलिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये बात याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पश्चिमी घाट के स्थानिक जीव भी हैं, पश्चिमी घाट के स्थानिक जीव हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट कौन सा, पश्चिमी घाट ये वाला, ठीक है ना, पता होगा ना बहुत लोगों को, मतलब ऐसे करके ये वाला, यहाँ पे आप देखते हैं कि केरला दिख जाएगा, यहाँ पे फिर आपको दिखेगा कर्नाटका दिखेगा, तो ये वाला पूरा क्षेत्र देखेंगे आप, ये पूरा महाराष्ट्र गोवा, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट है। इस क्षेत्र का ये स्थानिक पश्चिमी घाट का ये स्थानिक जीव है। ठीक है, उसके अलावा विश्व का 5वां सबसे असुरक्षित जीनस में से भी है ये, और इसकी लगभग 92 प्रजातियां खतरे में है, 92% जो प्रजातियां हैं वो खतरे में है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ खास बातें और हैं, जैसे कि ये जो डांसिंग फ्रॉग है ये माइक्रिकसेलस जीनस से संबंधित मेढकों में से ये इन्हीं का एक समूह में ये है। ठीक है, मेंढक का चित्र देखते रहिएगा आप लोग। डांसिंग फ्रॉग में एक विशिष्ट संसर्ग प्रक्रिया होती है जिससे पैर हिलाने की जिसमें पैर हिलाने की एक विशेषता होती है इन लोगों को, और नर अपने पश्च पादों को फैलाते हुए अपने एक जालदार पंजों को हिलाते हैं। मतलब एक तरीके से लगता है कि वो लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इनके अनुसार जो है ये लोग मादा फ्रॉग को आकर्षित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो नर फ्रॉग होते हैं ना इनको प्रतिद्वंदी के रूप में भी लेकर के लोग संकेत देते हैं। ठीक है, तो इनकी अपनी नेचर है। हालांकि हम लोग को जानना यह है कि इस प्रकार से विशेषताएं जो है कई बार देखते हैं आप प्रश्न में पूछ लिया जाता है, और पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसके बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे, और जो इसके बारे में और खास बातें बताए उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये जो है ये जो डांसिंग फ्रॉग है ये एक चीज तो समझ में आ गया कि ये पश्चिमी घाटों में रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये लोग एक चीज और याद रखेंगे कि ये धीमे प्रवाह वाले क्षेत्र में मतलब लगभग 70 से 80 मतलब उनकी जो जनसंख्या है 70 से 80% तक लगभग
ये लोग धीमे प्रवाह वाले जो देखे होंगे ना, कई बार नदी आप देखेंगे तो एकदम हल्का हल्का पानी, एकदम पतला पतला पानी ऐसे चलता रहता है, बहता रहता है, बहुत ज्यादा बाढ़ जैसा स्थिति नहीं रहता है, बालू रेत सब दिखते रहते हैं वैसे हल्का तरीके से, और ये लगातार जो है साल भर बहते रहता है। तो ऐसे क्षेत्र में, ऐसे नदी के क्षेत्र में किनारे पर ये लोग ज्यादातर रहना पसंद करते हैं। लगभग 70 से 80% मेंढक मेंढक जो है उसी क्षेत्र में ये लोग रहते हैं। ठीक है, जो डांसिंग फ्रॉग है, ये देखिए इधर ये डांस कर रहा है मेंढक। अब आया है गोवा के काजू, इसको जीआई टैग मिला है। बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, हालांकि हम लोग ये चीज दिक्कत है कि अब हम लोग को तैयारी भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जितना हो सके उतना तैयारी करें। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में देता है, अभी प्रश्न भी मैं इसमें शायद रखा हूँ, ध्यान आ रहा है ना। तो कई बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसको किसको जीआई टैग मिला है। तो हम लोग कम से कम 5 अगर ध्यान में रखें 5 चीजों को, तो कम से कम 5 में से एक आएगा, नहीं आएगा तो भी कुछ ना कुछ ऐसे उससे जुड़ा हुआ संबंधित चीजें हम लोग को थोड़ा बहुत याद आता है तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। देखिए, भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला हुआ है गोवा के काजू को, तो हम लोग इसके बारे में कुछ खास खास बातें पढ़ेंगे। गोवा से संबंधित गोवा के जो काजू से संबंधित जो यहाँ पे जो काजू की किस तरीके से यहाँ पे इसको उगाया जाता है, इसके लिए प्राकृतिक जो है विशेषताएं इसकी क्या क्या है, मौसमी जो इनके लिए उपजाने के लिए जो मौसम की किस तरीके से मतलब एक पैटर्न होना चाहिए, उन सभी चीजों को भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो राज्य में काजू उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर यहाँ पे, और स्वयं स्वयं पूर्ण गोवा मिशन की दिशा में एक उपलब्धि भी माना जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो गोवा के अंतर्गत जो काजू है, काजू के उत्पादन में कहीं ना कहीं जो है इस जगह पे एक उद्योग के रूप में भी देखा जा रहा है गोवा के अंतर्गत। ठीक है, और इनको इस कारण से अब जीआई टैग मिला है तो इनको और ज्यादा उसमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाएगा, है ना। उत्पादन में वृद्धि होगा, उद्योग में वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। तो काजू जो है लेटिन अमेरिका में पूर्वोत्तर ब्राजील में ये पाया जाता था। 16वीं शताब्दी के आसपास में है, पुर्तगालियों के द्वारा जो है गोवा लेकर के आया गया यहाँ पे। ठीक है, और इन्हीं लोग ने है जो इन लोगों ने गोवा काजू का नाम दिया। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि उस समय जो है ये लोग ये जो काजू है इसका महत्व नहीं जानते थे, वो तो लगभग वनीकरण के रूप में, मृदा संरक्षण के रूप में इसका उपयोग करते थे। आगे चल करके जब पता चला कि काजू जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखते हैं ना आप लोग भी पता होगा। तो अभी ये बहुत ज्यादा महंगा भी होता है और अमेरिका के लोग इसको ज्यादातर पसंद करते हैं। तो इसके कारण से धीरे से फिर आगे बढ़ करके ये एक बड़ा उद्योग बन गया, अर्थव्यवस्था बन गया, और गोवा का जो क्षेत्र है उसमें एक तरीके से गोवा राज्य जो है ये पूरा इन राज्यों के लिए बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण, एक तरीके से अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने लगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, बहुत सारी चीजें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीआई टैग मिला बस वही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें केवल इतना बता रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत याद रहे बस, है ना। मुख्य रूप से बातें यहाँ पे भी इसको देखना है, इसके बेसिक चीजें। ये इस प्रकार से काजू तोड़ने गए हो, कितने लोग काजू तोड़ने गए हैं? तो चलिए देखते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का है ना। काजू भारत में सबसे महत्वपूर्ण वृक्षारोपण फसलों में से एक है और काफी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक भी है। ये जितने अभी मैं ये बातें बताऊंगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोवा राज्य में जो बागवानी जो क्षेत्र है, इनमें फसल में सबसे अधिक जो है काजू उगाया जाता है। ठीक है, गोवा का जो क्षेत्र है उसमें, क्योंकि आप देखते हैं अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, अगर बहुत लोग जो है थोड़ा बहुत इस प्रकार का भी अपने जीवन में कार्य किए होंगे, मैं तो बहुत सारा ऐसे तोड़ने जाता था। ठीक है, बचपन में। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र, ये जो पेड़ होता है ना, ये पेड़ ऐसे क्षेत्रों में होगा जहाँ पे
लगभग वहाँ की बालू चिपचिपी मतलब मिट्टी जो होगी वो थोड़ा बालू मिक्सिंग टाइप का क्षेत्र रहेगा। ठीक है, उस प्रकार का थोड़ा सा क्षेत्र रहेगा, मिट्टी भी रहेगा लेकिन बालू टाइप का, मतलब उसमें से क्या है पानी ऐसे फ्लो होते रहे। ठीक है, तो जमे नहीं, ऐसे क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। जंगल का एरिया में अभी आप जाते हैं तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। तो वैसे क्षेत्र में है, और हमारे एरिया में भी बहुत जगह पे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे ये काजू का फल देखने को मिलता है। हालांकि काजू नॉर्मली ऐसे आप नहीं वो निकाल सकते हैं, हम लोग इसका ये फल को खाने के लिए जाते थे, ये फल ऊपर का। अच्छी जल निकासी वाली गहरी बालुई जो दोमट मिट्टी है इनके लिए उपयोगी होता है, और वर्षा जो है इनमें 2000 से लेकर के 3500 मिलीमीटर तक की वार्षिक वर्षा इनके लिए जो है लाभदायक होता है। काजू की खेती के लिए 20 से 38 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है इनके लिए अनुकूल होता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट के बारे में देखते हैं। उत्पादन राज्य के अंतर्गत तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार जो है 2021-22 के अनुसार डाटा के अनुसार जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद से जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, गुजरात। ठीक है, ये सब स्थान है इसके बाद से। ठीक है, देखिए प्रश्न यहाँ से देखने को मिला है, जो भौगोलिक सांकेतक है उससे संबंधित भी आपको 2015 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जितने भी जीआई टैग हैं उनको भी जहां तक जितना हो सके कम से कम आप लोग याद रखें। ठीक है, ऑप्शन में भी आता है तो कई बार याद आ जाता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे थे। देखिए पूछा गया कि इसमें से जो बनारस के जरी वस्त्र साड़ी हैं, या फिर राजस्थान के दाल बाटी चूरमा है, या फिर तिरुपति के लड्डू हैं, ये लोग किनको किनको जीआई टैग मिला, तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है ना। देखिए एक और कि जो है यहाँ पे भारत ने वस्तुओं और भौगोलिक सांकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 को किसके दायित्वों का पालन करने के लिए अधिनियमित किया गया है। 2018 का ये प्रश्न पूछा गया है इसमें, और इस तरीके से ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो इनके बेसिक चीजों से भी प्रश्न पूछा गया। बेसिक चीजें मैं लगभग एक दो बार बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अब आता है ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल। ठीक है, ये टॉपिक है, न्यूज में इंडियन एक्सप्रेस के अंतर्गत ये न्यूज है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है इस प्रकार के खेलों से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। तो ओलंपिक के बारे में बहुत सारे ऐसी चीजें जो हैं, आपको अगर लगेगा एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है तो आप पढ़ लेना, मैं जितना इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उतना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि मुंबई में ये आयोजित हुआ था। उस सत्र में जो है ये ओलंपिक्स जो खेल है इसके अंतर्गत जो है इसके जो समिति है, जो आयोजन समिति है, इन लोगों ने 5 नए खेलों को जोड़ने का यहाँ पे एक तरीके से फैसला किया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में है। अब खेल कौन कौन से है इसको इंपॉर्टेंट रखना है। एकदम सिंपल तरीके से प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि आखिर हाल ही में जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा या फिर खेल में कौन कौन से 5 अलग अलग खेल जोड़े गए हैं। तो क्रिकेट है, बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल। ठीक है, उसके बाद से फ्लैग फुटबॉल, उसके बाद से लैक्रोस और स्क्वैश। तो इतने सारे जो गेम है, 5 गेम जो है इनको जोड़ा गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। जो ओलंपिक खेल है ये आईओसी के संरक्षण में आयोजित की जाते हैं। ठीक है, अब आईओसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसकी स्थापना जो है 1894 में हुई थी, तथा यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, और ओलंपिक की राजधानी स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित यह समिति जो है पूर्ण रूप से निजी तौर पर वित्त पोषित है। एक बार समझिएगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बीच में डाउट हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखिए कि आखिर इसमें 5 खेल जो है न्यूज में क्यों है, तो 5 खेल ओलंपिक्स में जीते गए हैं, मतलब जोड़े गए हैं। ठीक है, अब जो ओलंपिक समिति होता है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीजें पढ़ रहे थे। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज।
उसके बारे में। तो इसकी जो स्थापना है 1994 में की गई थी। ठीक है। हालांकि कोई ऐसा देश नहीं है इसके साथ जो एक तरीके से इसका मतलब वो कहते हैं कि मतलब जिम्मेदार, ऐसा कोई देश नहीं है। ये बिल्कुल स्वतंत्र, अपने आप में स्वतंत्र संगठन है, समिति है, कमिटी है। ठीक है। गैर लाभकारी भी है। अंतरराष्ट्रीय तो संगठन ही है, लेकिन एक गैर लाभकारी भी है। ये सब कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। ये निजी तौर पर वित्त पोषित है। क्या होता है, ऐसे प्रश्नों में पूछ लेता है कि ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थित है या फिर उसी के द्वारा स्थापना किया गया। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे जो ऑप्शन दे देता है जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक करके आपको फोकस दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे, कुछ और बातें आपको लगे तो आप लोग ऐड कर लेना। अगला टॉपिक है यहाँ पे, बैगा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि देखिए, इसमें क्या बातें हैं कि अभी जो है बैंक जो बैगा जनजाति है छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से, हालांकि ये और भी जगह पर देखने को मिलते हैं, तो ये जो है इनको विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, ठीक है, के रूप में इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीवीटीसी। तो इस समूह में इनको जोड़ा गया है। आखिर ये क्या मतलब है, इसमें जोड़ने का क्या मतलब है, आखिर ये क्या होता है, हम लोग सारी चीजों को एकदम अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसे सर्वाइवल चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण, चाहे जनजाति से संबंधित चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो अभी अगस्त में सबसे पहले तो इससे मतलब इससे पहले जो है कमार को भी मिला था और फिर अभी जो है बैगा को भी मिल गया। तो कमार बैगा ये जो जितने हैं सभी जनजाति समूह है। ठीक है। तो इन अभी न्यूज में इसीलिए है ये भी इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित है ये न्यूज। ठीक है। और ये जो ये जितने भी यहाँ पे पीवीटीजी जो हैं, ये लोग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, थोड़ा सा फैक्ट के रूप में ध्यान में रख लेंगे, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरबा, अबू झमाड़िया और बिरहोर, पंडो, भुजिया, तो ये जितने लोग हैं इन सभी को पीवीटीजीज में रखा गया है। आखिर ये क्या मतलब होता है? तो देखिए, एक सबसे पहले तो नॉर्मल चीजें, फिर उसके बाद पढ़ के बताऊंगा। नॉर्मल भाषा में आपको समझाता हूँ कि जनजाति, एक तो जनजाति होते हैं, ठीक है, एक जनजाति होते हैं, लेकिन इन जब जनजातियों से भी, ये जब जनजाति जो होते हैं ना, ये जो जनजाति के अंतर्गत ही कुछ ऐसे उपजाति या उप जनजाति कहें, या ऐसा समूह जो कि इनसे अलग हो जाता है। ठीक है। इनसे अलग हो जाता है, समाज से अलग हो जाता है, अर्थव्यवस्था से अलग हो जाता है, देश की नीतियों से अलग हो जाता है, उनको लाभ नहीं मिल पाता है, वो अपने हिसाब से जीना चाहता है। ऐसे समूह को हम लोग थोड़ा सा विशेष रूप से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, या उनका भी जो है एक आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है। चाहे हो सकता है कि उनसे संघर्ष हो, जंगल क्षेत्र में रह रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके से उनको भी संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन के लिए। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बहुत सारी ऐसी चीजों का लाभ पहुंचाने के लिए, ठीक है, जैसे आवास का अधिकार से संबंधित बातें यहाँ पे की जा रही। तो इन सभी चीजों को अवेलेबल कराने के लिए, उनके एक आर्थिक सामाजिक विकास के लिए हम लोग उनको अलग तरीके से सूचीबद्ध करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इनके जो बेसिक चीजें उनके बारे में पढ़ते हैं। बैगा जनजाति अभी मुख्य रूप से न्यूज में है, तो हम लोग इसी को पहले देखेंगे। बाकी आप लोगों को अगर लगता है कि और भी पढ़ना चाहिए तो बाकी जनजातियों के बारे में भी कुछ खास बातें पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे बैगा जनजाति के बारे में बातें कर रहा हूँ। तो बैगा जो होते हैं एक प्रकार के, इनको जादूगर भी कहा जाता है। तो ये जो जनजाति होते हैं ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ज्यादातर रहते हैं। ठीक है। और ये परंपरागत रूप से जो बैगा होते हैं ये अर्ध खानाबदोश होते हैं। अर्ध खानाबदोश का क्या मतलब है? तो ये ऐसे लोग होते हैं जो लोग कई बार जो होते हैं जिस जगह पे एक बार डेरा डालते हैं वहां रह भी जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो चले भी जाते हैं दूसरी जगह फिर अपना, इस तरीके से। और ये लोग झूम कृषि भी करते हैं।
किंतु अब ये आजीविका के लिए मुख्य रूप से लघु वन उत्पाद के ऊपर निर्भर हो गए हैं। ठीक है, मतलब वन से संबंधित अब इनको जितने भी चीजें प्राप्त होती हैं अब उन पे उनका जीवन यापन चल रहा है। ठीक है, इनके अलावा और क्या विशेषताएं हैं, तो इनका जो प्राथमिक वन उत्पाद है वो है बांस। ठीक है, ये बांस, इन बांस से संबंधित आप गांव में जाते हैं तो आप देखेंगे कि बांस का भी अलग तरीके से जो है मतलब इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, बांस का सब्जी भी आप लोग देखो तो जंगल में बहुत सारे ऐसी चीजें इनको अवेलेबल हो जाती है जिनसे इनका अपना जीवन यापन होता है। गोदना जो टैटू होता है ना, ये लोग आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये पूरा टैटू दिख रहा है, ये सब पूरा टैटू दिख रहा है ना। तो इनका एक ये संस्कृति का एक अपना अभिन्न अंग है, इनको अपने पूरे शरीर में ये लोग टैटू गुदवाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये बैगा जनजातियों के बारे में कुछ विशेष बातें। अब हम लोग समझते हैं कि विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति है आखिर ये है क्या, ये बात है ग्रुप, ये है क्या ग्रुप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 8.6% अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, उसी जनजातियों के अंतर्गत जो है ये लोग थोड़ा सा हट गए, अलग हो गए। तो ये जो अनुसूचित जनजातियां इनको लगभग ये 336 के अंतर्गत जो है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अनुच्छेद मतलब संविधान के अंतर्गत सारी चीजें हैं, सरकार भी इस पे लगातार जो है काम कर रही है। लेकिन जो कुछ जनजातियों के समूह में से जो लोग अलग हो गए ना, उनके लिए अब सरकार जो है अलग तरीके से एक समूह बना दी। ठीक है, ताकि जो है इनको भी जितना लाभ अगर सामान्य लोगों को पहुंच रहा है उनको भी पहुंचे। तो ऐसे जो समूह जो ग्रुप बनाया गया उसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ और फैक्ट आपको मैं बताता हूं। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे कमजोर समूहों की पहचान करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के भीतर एक उप श्रेणी बनाई गई थी। जो मैं आपको बता रहा था नॉर्मल वही बात यहाँ पढ़ के बता रहा हूँ। तो चौथी पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे और इन्हीं के अंतर्गत जो है अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत ही उप श्रेणी बनाई गई। ठीक है, और इन्हीं को फिर हम लोग विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह माने। उसके अलावा इसमें संबंधित है ढेबर आयोग। कई बार ऐसे प्रश्न नॉर्मल पूछ सकता है कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, ढेबर आयोग, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें दे देगा। ठीक है, इसलिए ध्यान में रखिए। तो जो ढेबर आयोग है इसकी रिपोर्ट के अनुसार भी जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए ये लोगों ने एक मापदंड स्थापित किया, मतलब उनका एक अलग से क्राइटेरिया स्थापित किया कि अगर जितने लोग हैं ये सभी जो क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको ऐसे इस समूह में डाल दिया जाएगा। तो क्या क्या है, तो प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर। ठीक है, ऐसे अगर जितने भी समूह हैं अगर ये सारी चीजें उनमें दिखने को मिलेगी तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, उनमें डाल देंगे इनको। साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन, घटती या स्थिर जनसंख्या। ठीक है, ये सभी जो हैं इन सभी के अगर ये लोग जो हैं इन सभी में देखेंगे, इन सभी के माध्यम से हम लोग जो है उसको एक कैटेगरी में इनको विभाजित करते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बातें याद रखेंगी क्या क्या चीजें इसमें ध्यान दिया जाता है। हालांकि ये लॉजिक चीजें हैं, नॉर्मली आप समझ सकते हैं। इस टॉपिक से आपको समझ में आ जाए कि विशेष रूप से जो कमजोर जो जनजाति रहेंगे उनमें क्या रहेगा विशेषता, यही सब रहेगा कि वो लोग कृषि क्षेत्र में बहुत निम्न स्तर रहेगा, साक्षरता नहीं रहेगी, आर्थिक पिछड़ापन रहेगा ही, है ना, जनसंख्या में आपको घटता या फिर स्थिर स्थिति दिखेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें नॉर्मली हम लोग समझ के बेस पे भी बता सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखें समझ वैसा बनाएंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। फिर कुछ और बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, देखिए डाटा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार से 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली 750 अनुसूचित जातियों में से कुल 75 जो है पीवीटीजीज हैं ये लोग। ठीक है, और एक चीज और, इनका जो वर्गीकरण होता है ना ये पीवीटीजी का, ये लोग जो है गृह मंत्रालय के द्वारा इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जनजातीय समूह मंत्रालय इनके अंतर्गत, किसी के अंतर्गत नहीं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है, ध्यान रखेंगे।
2001 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में उड़ीसा जो क्षेत्र है, उड़ीसा राज्य जो है उसमें सबसे ज्यादा आपको पीवीटीजी देखने को मिलते हैं। जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार ही 2001 में ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा जो है जनगणना के अनुसार पता चला कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पीवीटीजी हैं। उसी जनगणना में ये भी पता चला कि पंजाब और हरियाणा जो क्षेत्र है उसमें कोई भी इस प्रकार से ये विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह नहीं पाया गया। ठीक है, ये सब बातें समझ में आ गई। अब है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इसमें हमारी क्या स्थितियां, ये भी द इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में भी अब हम लोग कुछ खास बातें देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आखिर जो है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये किसके द्वारा निकाला जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो सबसे मुख्य रूप से तो बात यही है ना, प्रीलिम्स में। तो वर्ल्ड वाइड और एल्थुंगर हिल्फ के द्वारा संयुक्त रूप से लोग मिल करके जो है ये रिपोर्ट जारी करते हैं। अब हम लोग को दूसरे पॉइंट में याद रखना कि आखिर 2023 का स्थिति क्या है। तो इसमें हमारी स्थिति है कि 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। ठीक है, और ये भारत में बहुत ज्यादा गंभीर रूप से जो है भुखमरी के स्तर को दर्शाता है। इतना ही नहीं बल्कि दुख की बात यह भी है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान 102 पे है, बांग्लादेश 81, नेपाल 69 में, श्रीलंका 60वें स्थान पर है। जबकि मतलब इसका मतलब ये है कि ये लोग बेहतर स्थिति में है, समझ रहे हैं आप। तो देखिए इनका जो है ये लोग कौन स्थान में, इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हाँ, प्रश्न ये जरूर पूछा जा सकता है कि जो इस प्रकार के जो लगभग जो पड़ोसी देश हैं वो लोग हमारे जो स्तर है उससे बेहतर स्थिति में है। तो बिल्कुल हाँ, ये बातें हैं। ठीक है, तो ये डाटा के अनुसार ये सब बातें इसमें। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 आखिर ये क्या है, इसकी बेसिक चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। तो जो वैश्विक भूख सूचकांक है, भूखमरी सूचकांक है, ये जो सूचकांक है इसके बारे में हम लोग पहले ही मैं बता चुका हूँ कि वर्ल्ड वाइड और वेल्थू वेल्थू वेल्थुगर हिल्फे के द्वारा ये लोग वार्षिक आधार पर प्रकाशित करते हैं। ठीक है, ये लोग दोनों मिल करके करते हैं। तो याद रखेंगे कि यहाँ से प्रश्न ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है। पहला पॉइंट तो यहाँ पे यही ध्यान रखेंगे कि आखिर जो GHI है यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है आखिर ये कौन प्रकाशित करता है। दूसरा चीज ये पूछा जाता है कि GHI जो है आखिर इसमें जो एक तरीके से इसका डाटा को कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से ऐसे जो है इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी सूचकांक जो है जिनको देख करके जो है मतलब हम लोग ये निर्धारित करते हैं, पॉइंट्स जैसे नहीं कहते हैं, वो सारी चीजें पूछा जाता है। तो हम लोग उसको भी अभी देखेंगे। तो GHI एक उपकरण है जिसे वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समय के साथ भूख के कई आयामों को दर्शाता है। GHI स्कोर की गणना भूख की गंभीरता को दर्शाते हुए 100 बिंदु पैमाने पर की जाती है, और जिसमें 0 जो है वो सबसे अच्छा स्कोर होता है और 100 जो होता है सबसे खराब स्तर होता है। इसीलिए हम लोग का देखेंगे कि जो स्थिति है वो क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते लगता है कि हम लोग को अच्छा स्थिति है, नहीं, लेकिन वो खराब स्थिति है। जितना नीचे की ओर जाएगा, जितना एक जो है 0 की ओर मतलब जाएगा, वो हमारे लिए अच्छा स्थिति होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। देखिए लगभग 2015 में आप देखते हैं ये स्कोर के अंतर्गत तो लगभग 29.2% के आसपास हम लोग पॉइंट के हिसाब से स्कोर था, और अभी जो है 2023 में ये 28 हुआ है, तो लगभग 1% के अनुसार से हम लोग थोड़ा सा कमी किए हैं, अच्छा स्थिति किए हैं, लेकिन फिर भी खराब है ना। चलिए इसके बारे में और कुछ खास बातें देखते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जो है ये जो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक अंतरराष्ट्रीय जो ये इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स के अंतर्गत जो दो यहाँ पे अलग अलग संगठन हैं उसमें से एक है
कसर्न वर्ल्ड वाइड। तो आखिर इसके बारे में 2 पॉइंट क्या ये है, क्या इसके बारे में 2 पॉइंट देख लेते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है जो कि विश्व के सबसे गरीब देशों में गरीबी और पीड़ा से निपटने के लिए समर्पित है। दूसरा, वेल्थुगर हिल्फे, आखिर ये क्या है? तो ये जर्मनी में एक निजी सहायता संगठन है। इसकी स्थापना 1962 में फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन के माध्यम से जर्मन खंड के रूप में की गई थी। ठीक है। अब जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, आखिर इसके कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, संकेतक होते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग जो है किसी भी देश का आंकलन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न अल्प पोषण। ठीक है। दूसरा पॉइंट है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब ये इसमें ऐसे हैं कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे संबंधित आंकड़ों की हिस्सेदारी उनकी उम्र में उनके अनुसार कम है कि ज्यादा है, कुपोषण को दर्शाता है, उस चीजों को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा पॉइंट में चाइल्ड वेस्टिंग ये क्या है? तो जो 5 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो रही है, तो उस चीज को भी यहाँ पे एक तरीके से कुपोषण को दर्शाता है। तो इसको भी हम लोग इंडिकेटर के रूप में, शिशु मृत्यु दर भी इसमें हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो इतने पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे कभी भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए। अब है प्राचीन शैल चित्र। ठीक है। प्राचीन शैल चित्र, ये जो शैल चित्र है न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हैदराबाद के पास में मंचीरेवुला वन ट्रैक पार्क जो है यहाँ पे एक तरीके से पुरातात्विक खोज की गई। ठीक है। ऐसा चित्र वहां पे देखने को मिला है उस क्षेत्र में। और ये जो चित्र है ना, ये शैल चित्र जो है, ये मध्य पाषाण काल से संबंधित बताया जा रहा है। हाल ही में पूछे गए यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है कि हाल ही में हैदराबाद के पास मंचीरेवुला वन ट्रैक पार्क में निम्नलिखित में से खोज की गई, वह किससे संबंधित है? जो भी है अपने साथ में, तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक, ऐसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है। तो उसको ध्यान में, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्षेत्र का नाम दे देता है और पूछता है संबंधित है कि नहीं एक दूसरे से। ऐसे ऐसे प्रश्न अब बन रहे हैं। तो ये मध्यकाल से संबंधित है। ठीक है। पेंटिंग में इसमें 3 कछुए, एक मछली और एक ज्यामितीय आकृति दिखाई गई है। इसमें इतिहासकारों के अनुसार बताया जा रहा है कि ये मेसोलिथिक युग, जिसमें कि 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का ये माना जा रहा है। और इससे ये पता चलता है कि लगभग 6,000 से 12,000 साल लगभग ये पुराना हो सकता है, जो चित्र है ये। ठीक है। तो इस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है। मुख्य रूप से बात क्या रखेंगे, याद कर रखना है इसमें, हैदराबाद क्षेत्र, जगह कहाँ है हैदराबाद, उस जगह का जो मंचीरेवुला वन ट्रैक पार्क जो है, ये पार्क आखिर ये क्यों न्यूज में था इस क्षेत्र में? तो ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे पुरातात्विक खोज की गई। ये खोज किससे संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पे क्या पाया गया? तो यहाँ पे प्राचीन शैल चित्र पाया गया। इसमें क्या क्या थे नॉर्मल याद रख लेना, कछुए, मछली, ये सब ज्यामितीय आकृति वगैरह देखने को मिला। इतिहासकारों के अनुसार ये जो मेसोलिथिक युग से संबंधित माना जा रहा है, लगभग 6,000 से 12,000 साल पुराना माना जा रहा है। ठीक है। तो लगभग हम लोग 1 हफ्ते के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर्स थे अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को कुछ और चीजें लगती हैं तो आप लोग बिल्कुल एड ऑन कर लेना, लेकिन जितनी चीजें मैं बताया हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप लोग जितना हो सके अपना अच्छे से तैयारी करते रहें, बेहतर तरीके से तैयारी करें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।